हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर। आज की वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज की वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं जो स्टूडेंट इस साल कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है। और आपका एक पेपर है कंपलसरी इंग्लिश। कंपलसरी इंग्लिश का एक लेसन का नाम है, आपका एक पोएम है आफ्टरवर्ड्स, जिसका पोएट है थॉमस हार्डी। तो सर इस चैप्टर में आप करना क्या चाहते हैं? तो इस चैप्टर का मैं आज आपको टोटल एक्सप्लेनेशन मीन्स टोटल समरी आपको तोड़ तोड़ के बताना चाहता हूं। आप फटाफट क्या कीजिए, कॉपी को ओपन कर लीजिए और समरी जो है मैं बता दे रहा हूं किस तरह से पोएम में थीम क्या है, पोएम में समझाना क्या चाहता है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सारा मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मुझे फीस तो देना होगा। क्या मेरा फीस है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। मेरा मकसद है आप एक बार में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर कीजिए। क्यों? अगर आप सप्ली खा जाइएगा मुझे बड़ा दुख लगेगा। मेरे वीडियो से अगर मान लीजिए आप एग्जाम में अगर कुछ मार्क्स अगर ऑब्टेन कीजिएगा मुझे बड़ा खुशी मिलेगा। मेरा मकसद है कि आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है, मैं खिदीपुर कोलकाता में मैं क्लास करवाता हूँ। कोलकाता खिदीपुर में क्लास करवाता हूँ ऑफलाइन क्लास। आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर मेरा कंपलसरी इंग्लिश में नोट्स लेना है एज ए सजेशन पीडीएफ के रूप में, मुझे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको लिटिल अमाउंट में दे दूंगा। चलिए कॉपी ओपन कीजिए। द आफ्टरवर्ड्स थॉमस हार्डी का लिखा हुआ एक काल्पनिक कविता है। इस कविता में वक्ता कल्पना करते हैं कि उसके बाद उसे कैसे याद किया जाएगा। मौत के बाद, मौत के बाद में पहली पंक्ति में वह उस समय के बारे में सोचता है जब वह अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, जब वर्तमान है के महीने में दुनिया में अपने क्षणिक प्रवास पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। मई बसंत ऋतु जब नए रेशमी हरे पत्ते नाजुक नए की तरह रेशम काता मधुमक्खी में फड़फड़ाया। वक्ता को आश्चर्य हुआ कि क्या उसका पड़ोसी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जो ध्यान रखता था। वसंत ऋतु में प्रकृति का सूक्ष्म विवरण। दूसरे श्लोक में वक्ता ने इस बारे में अपनी अटकलें जारी रखी है कि जो व्यक्ति उसे जानता है वह उसे प्रकृति के एक उत्सुक पर्यवेक्षक के रूप में कैसे याद करेगा। कविता के दूसरे छंद में पहले छंद के प्रसन्न ऋतु को शाम से बदल दिया गया। गोधूली, गोधूली किसे कहते हैं? शाम का जो बेला होता है, बीच का टाइम को गोधूली कहते हैं। गोधूली बेला में जब नाइट हॉक लगातार हवा से विकृत एक कटीली झाड़ी पर उतरने के लिए पलक झपकते ही चुपचाप उड़ जाता है, तो वक्ता को लगता है कि नाइट हॉक को देखने वाला एक दर्शक शायर स्पीकर को ऐसी उड़ाने से परिचित किसी व्यक्ति के रूप में याद कर सकता है। दूसरे छंद में पहली पंक्ति में यह वक्ता की मृत्यु के समय को संदर्भित करता है। लोगों द्वारा उन्हें याद करने के बारे में उनके विचारों को पहले श्लोक की तरह एक प्रश्न के रूप में नहीं बल्कि एक काल्पनिक कथन के रूप में व्यक्त किया गया है। इस श्लोक में वक्ता के स्वर में बदलाव है, जबकि पिछले श्लोक में वक्ता कल्पना करता है कि उसके पड़ोसी क्या सोचेंगे। दूसरे श्लोक में वक्ता इस बात पर केंद्रित हो गया कि एक दर्शक क्या सोच सकता है। जिस आत्मविश्वास के साथ वक्ता पहले छंद में
अपने पड़ोसियों के मन में उसकी स्मृति को जगाने वाले प्राकृतिक के दृश्यों की कल्पना करता है, वह दूसरे छंद में अनुपस्थित रहता है। तीसरे छंद में वक्ता कल्पना करता है कि यदि वह एक गर्मी की रात के दौरान मर जाता, जब तक हेजहॉग गुप्त रूप में लॉन में यात्रा करता है, तो कोई उनसे इन निर्दोष प्राणियों के रक्षक के रूप में याद कर सकता है, लेकिन साथ ही वह अपने उत्तरजीवी को यह टिप्पणी करने की कल्पना करता है। वक्ता निर्दोष जानवरों के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सका। अब जब उसकी मृत्यु हो गई है तो जानवरों के लिए कुछ भी करने का सवाल ही नहीं उठता। उस सेटिंग पर ध्यान देने का महत्वपूर्ण है जिसमें वक्ता इन 3 लगातार छंदों में अपनी मृत्यु की कल्पना करता। पहले श्लोक में वक्ता एक उज्जवल वसंत के रूप में वसंत के दिन में मृत्यु का उल्लेख करता। दूसरे में वह धुंधलके में अपनी मृत्यु की कल्पना करता, जबकि तीसरे में वह रात के अंधेरे में मृत्यु की बात करता। पहले 2 श्लोकों में उनके जीवित बचे लोग उन्हें प्रकृति के एक गहन पर्यवेक्षक के रूप में याद करते, लेकिन तीसरे श्लोक में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नकारात्मक के रूप से याद किया जाता जो प्रकृति के साम्राज्य में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत कम कर सका। यह एक मात्र छंद है जहां वक्ता को यह कार्य में याद किया जाता है, जबकि पिछले 2 छंदों में लोगों ने उसे प्रकृति के एक प्रेम पूर्व पर्यवेक्षक के रूप में याद किया था। कविता का चौथा छंद फिर से अगर से शुरू होता है, एक प्रश्न के रूप में निर्मित होता है। यहाँ वक्ता कल्पना करता है कि उसके पड़ोसी उसकी मृत्यु के बारे में सुनकर तारों से भी शीतकाल आकाश को देखने के लिए दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन, वह सोचता है कि क्या ऐसे स्थिति में उसके पड़ोसी उसे एक ऐसी व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जो सर्दियों के तारों वाले आकाश जैसे रहस्यों का प्रशंसा करता था। यह छंद वक्ता के प्राकृतिक दुनिया से संबंध पर प्रकाश डालता है। यह ध्यान देने योग्य है कि पड़ोसी जानबूझकर स्पीकर को याद नहीं कर रहे हैं आज के डेट में, लेकिन तारों भरी सर्दियों की रात सुंदरता स्पीकर की याद उसके पड़ोसियों को दिला देती है। वक्ता कल्पना करता है कि प्रत्येक श्लोक में उसकी मृत्यु अलग अलग स्थितियों में और दिन के अलग अलग समय पर हुई है, लेकिन वह हमेशा प्रकृति की सुंदरता से घिरे स्थानों में अपनी मृत्यु की कल्पना करता है। शब्दों के चयन में पता चलता है कि कविता के पृष्ठभूमि शांत अंग्रेजी देहांत में है। अंतिम छंद में जब त्याग की घंटी, वह घंटी जो किसी व्यक्ति के मरने पर चर्च में बजाई जाती है, वक्ता की मृत्यु के बाद अंधेरे में सुनाई देती है और गुजरती हुई हवा घंटी की ध्वनि को तब तक रोके देती है जब तक कि ध्वनि ना हो जाए। फिर से उठता है जैसे कि एक नई घंटी से। वक्ता को आश्चर्य होता है कि क्या पड़ोसी कहेंगे। वक्ता अब घंटी नहीं सुन सकता है, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बजती हुई घंटी पर हवा के प्रभाव जैसी चीज़ों को नोटिस करता है। इस छंद में वक्ता यदि शब्द का उपयोग नहीं करता है क्योंकि मृत्यु निश्चित है। ये तो श्योर है कि एक दिन इस संसार में सभी का मृत्यु निश्चित है और इस प्रकार उसके त्याग की घंटी का नुकसान अपरिहार्य है। वक्ता मृत्यु को टालने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वह प्रकृति के अत्यधिक संवेदनशील पर्यवेक्षक के रूप में याद किए जाने की प्रबल इच्छा
रखता है। कविता वक्ता का चिंतन है मृत्यु के बाद उसे कैसे याद किया जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कविता में मरना या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है, बल्कि वक्ता मृत्यु के वर्णन करने के लिए व्यंजन का प्रयोग करता है। बाद में शब्द मृत्यु की अंतिमता को संदर्भता नहीं करता है, बल्कि यह मृत्यु के बाद के जीवन की निरंतरता के रूप में संदर्भित करता है। वो अपने प्रियजनों की याद में जीवित रहना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बोलने वाले कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो अपनी मृत्यु से करीब है। थॉमस हार्डी 70 वर्ष के थे जब नवंबर 1917 के महीनों में आफ्टर वर्ड्स के मोमेंट्स ऑफ विजनी एंड मिसलेनियस वर्सेस के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया गया था। हार्डी ने सोचा था कि वह अपनी मृत्यु से पहले कविता का कोई और संग्रह प्रकाशित नहीं कर पाएगा, लेकिन वह 11 वर्ष और जीवित रहा। 1928 में हार्डी की मृत्यु हो गई। उनके लिए एक स्मारक सेवा में कविता पढ़ी गई थी। इस कविता में बताया क्या जा रहा है? इस कविता में बताया जा रहा है कि कवि मरने के बाद यह जानना चाहते हैं, इच्छा प्रकट करना चाहते हैं कि ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसलिए इस कविता में अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में कवि यह बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा मेरा मौत होगा तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा अगर मेरा मौत होगा तो लोग क्या सोचेंगे। पोएट यह भी कहना चाहते हैं कि मौत तो एक दिन निश्चित है। आपको कविता कैसा लगा? यह कविता बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है माय डियर। आप जल्द से जल्द इस कविता को बार बार आगे पीछे करके सुन लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए। अगर आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, एकदम लिटिल से लिटिल अमाउंट में दे दूंगा। और लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए वो भी मैं दे दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए वो भी मैं दे दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।